हाँ, गुड इवनिंग करण। हेलो निशांत। चलो शुरू करते हैं फिर। लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था? दैट इज द नो लोड वोल्टेज एट द टर्मिनल्स, है ना, माइनस का फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे V क्या है आपका? रेटेड वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जैक्ट रेगुलेशन और अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन आपको बताया था। ठीक है, तो जहां से अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकल के आता है Z पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट माइनस का फाई। ठीक है, जब हमने इसको ओपन कर लिया है ना, तो ये जनरल फॉर्मूला है ना, जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस का एक्स पर यूनिट साइन फाई, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव साइन किसके लिए होगा? लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और नेगेटिव साइन किसके लिए होगा हमारा? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? कंडीशन फॉर मिनिमम रेगुलेशन, सॉरी मैक्सिमम रेगुलेशन, है ना। तो मैक्सिमम रेगुलेशन हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे कैलकुलेट होके आएगा जब आपका कॉस, ये जो फाई है एंगल, है ना, ये थीटा इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, तब आपको मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा। और मैक्सिमम रेगुलेशन की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? जेड पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर पे आपको फिर क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने मिनिमम रेगुलेशन की बात करी थी। मिनिमम रेगुलेशन मिलेगा हमको जब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। इसका मतलब या आपके लोड पे इंडक्टर लगाओ या आपको कैपेसिटर लगाओ, ठीक है, तब आपका जो फाई है वो 90 होगा। ठीक है, पर मिनिमम रेगुलेशन कब मिलेगा? जब पावर फैक्टर 0 डिग्री होगा आपका लीडिंग। ठीक है, सॉरी, पावर फैक्टर 0 होगा आपका लीडिंग। तो इसका मतलब लोड कैसा होना चाहिए? प्योरली कैपेसिटिव होना चाहिए, तब आपको मिनिमम रेगुलेशन मिलेगा। और मिनिमम रेगुलेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? माइनस का एक्स पर यूनिट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हमारा कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन, है ना। तो जीरो रेगुलेशन की क्या कंडीशन है? जब आपका फाई, ये जो फाई है, ठीक है, वी और आई के बीच का जो एंगल है फाई, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस थीटा इक्विवेलेंट लीडिंग, यानी कि पावर फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा हमारा? साइन थीटा इक्विवेलेंट। ठीक है, साइन थीटा इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा, तब हमको जीरो रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्विवेलेंट यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंट। हाँ, साइन थीटा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब मेरे को आप सब लोग एक बात बताओ कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए? ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो रेगुलेशन क्या है? इज ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, रेगुलेशन इज ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। यार, हाँ देखो यहाँ पे, तो रेगुलेशन इज ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स लो वैल्यू इज डिजायरेबल, है ना। हमें क्या चाहिए होती है? इसकी लो वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अब जैसे हमने मैक्सिमम रेगुलेशन की बात करी थी, ठीक है, तो वहां पे क्या था? जो हमारा मैक्सिमम रेगुलेशन वो कितना आ रहा था? जेड पर यूनिट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये हो गया हमारा वी इन, ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी, ये हो गया करंट आई। तो मिनिमम रेगुलेशन के लिए क्या है? ये जो वैल्यू है ना, जेड पर यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। तभी तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसलिए इट्स लोअर रेगुलेशन रिक्वायर्स लोअर पर यूनिट इम्पिडेंस वैल्यू। तो लोअर रेगुलेशन को क्या चाहिए हमको? लोअर पर यूनिट इम्पिडेंस वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब
ये जो पर यूनिट इम्पिडेंस है यहाँ पे क्या है, एक आर पर यूनिट है प्लस का जे एक्स पर यूनिट है। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कम लेके चलते हैं क्योंकि हमको एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो लॉसेस हमारे कम होने चाहिए। ठीक है, तो आर पर यूनिट की वैल्यू तो इटसेल्फ ही हम क्या करते हैं, बहुत ही लो वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी बची हमारे पास, एक्स पर यूनिट, यही क्वांटिटी बची ना। एक्स पर यूनिट क्या है बताओ मेरे को फटाफट से। ये जो एक्स है हमारा ट्रांसफार्मर में, है ना, ये क्या चीज है, जो हम इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने बताया था आप सब लोगों को एक्स क्या है हमारा, जल्दी बताओ। रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस है राजेश, क्यों आता है हमारा ये एक्स। मनोज, निशांत, क्यों आता है हमारा ये एक्स। पढ़ना अभी शुरू नहीं किया तुमने, हाँ। हाँ, लीकेज की वजह से। ठीक है, लीकेज की वजह से आता है, मैंने बताया था ना कुछ लीकेज फ्लक्स होता है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, उतना सारा फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पे लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस ड्रॉप को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सएल लगाते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, हमारा लीकेज रिएक्टेंस है। समझ आ रही है बात, एक्चुअल में क्या है हमारा, ये लीकेज रिएक्टेंस है। तो हम दो चीजें कम कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज क्या है, आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम कर दो या आप लीकेज रिएक्टेंस को कम कर दो। तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है हम ऑलरेडी कम करके रखते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी हमको बेटर मिले, ट्रांसफार्मर की लॉसेस कम हो। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या, लीकेज रिएक्टेंस को कैसे भी करके हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों पास पास होनी चाहिए ना। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ तो हाँ, अब जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते थे, ठीक है, जो भी हमने पढ़े हैं अभी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वहां पे क्या होता था, एक प्राइमरी वाइंडिंग हम यहाँ पे लगाते थे। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग हम यहाँ पे लगाते थे, है ना, ये क्या है, काफी दूर दूर वाइंडिंग है। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स यूज करते हैं हमारी। ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये हमारी एलवी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, एचवी वाइंडिंग, फिर इसके ऊपर क्या लगा दी, एलवी वाइंडिंग, फिर इसके ऊपर क्या लगा दी हमने, एचवी वाइंडिंग, है ना। तो इस तरीके की वाइंडिंग्स हम यूज करते हैं, इनको कहते हैं कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। और कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स कहाँ यूज करते हैं हम, कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, मैंने शायद एक डायग्राम डाला भी है, ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको ना, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में कैसे यूज करते हैं, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग, है ना, अंदर क्या एलवी वाइंडिंग है, उसके ऊपर क्या एचवी वाइंडिंग है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो लीकेज रिएक्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द लीकेज फ्लक्स बिटवीन द एचवी एंड एलवी वाइंडिंग। लीकेज फ्लक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग द वाइंडिंग फिजिकली क्लोज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इन दोनों एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग को फिजिकली क्लोज रखते हैं। कॉपर 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 कंडक्टर्स यूज करते हैं हम वाइंडिंग्स के लिए। ठीक है, तो इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिस इज डन बाय यूजिंग कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कैसी वाइंडिंग यूज करते हैं, पैनकेक्ड वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, या इंटरलीव्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरलीव्ड वाइंडिंग में आपको ज्यादा क्लोजनेस मिलेगी व्हेन कंपेयर टू द ये कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स। ठीक है, तो इन core type transformer this is done by using concentric cylindrical winding. In shell type transformer the leakage flux is reduced by using sandwiched और interleaved winding, है ना, इसको हम pancaked winding भी बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कोर हो गई, है ना, ये शेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइटनेस है हमारी एलवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग की, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग की, है ना, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो टाइटनेस है
है ना, एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग की, वो ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसलिए यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस काफी कम होता है व्हेन कंपेयर टू द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पर इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये कॉस्टली होता है, इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इंडिया के अंदर मोस्टली हम कोर टाइप के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, जबकि अमेरिका में हम शेल टाइप के ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द लीकेज रिएक्टेंस, क्या लिख दिया है, इन कोर्ट, देयरफॉर ये हो गया चौथा पॉइंट, देयरफॉर द लीकेज रिएक्टेंस, एक मिनट, इन ये शेल टाइप है ना, देयरफॉर द लीकेज रिएक्टेंस इन shell type transformers are less compared to the core type transformers, ठीक है, ये core है ना, therefore the leakage reactance in shell type transformers, ठीक है। तो इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर लीकेज कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द विंडो हाइट टू विंडो विड्थ रेशियो, ठीक है। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में, है ना, अगर हमको फर्दर और कम रिएक्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, विंडो की हाइट को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देख रहे हो, यहाँ विंडो की हाइट इंक्रीज कर दी, इसकी वजह से एयर गैप इंक्रीज कर गया, एयर गैप इंक्रीज कर गया तो रिलेक्टेंस भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। बात आ रही है समझ में, रिलेक्टेंस इंक्रीज कर गया तो सारा का सारा फ्लक्स क्या करेगा, है ना, आयरन पार्ट से या ये वाइंडिंग के थ्रू होके फ्लो करेगा, ठीक है। तो एज कंपेयर टू लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज हायर बिकॉज द थिकर इंसुलेशन मेक्स द वाइंडिंग फर्दर अपार्ट, ठीक है। तो जो हमारे क्या होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हाई वोल्टेज का मतलब जो एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी ज्यादा दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो लीकेज रिएक्टेंस है हमारा, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स है उनका लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू द लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, है ना, या तो वो फुल लोड पे काम करते हैं या उनको हम स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स होंगे, या तो हम उसको फुल लोड पे काम करेंगे, या तो वो फुल लोड पे काम करेंगे, उनको स्विच ऑफ कर देंगे। हेंस द वोल्टेज रेगुलेशन एज अ फिगर ऑफ मेरिट फॉर दिस ट्रांसफार्मर हैज अ लिटिल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हम जो जनरेटर का क्या कहते हैं उसको, एक्साइटेशन है, ठीक है, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर्स होते हैं, है ना, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड देयरफॉर वोल्टेज रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इन दिस केस, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वहां हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द पावर ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका जो पर यूनिट इंपेडेंस है, यानी कि ये जो जेड पर यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो जेड पर यूनिट है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.015 पर यूनिट तक लो हो सकती है, ठीक है, जबकि पावर ट्रांसफार्मर की कितनी होती है, लगभग हमारी 0.15 पर यूनिट। अब हाई पर यूनिट इंपेडेंस का क्या फायदा होता है हमको, जो हमारा फॉल्ट करंट होता है आई एफ, दैट इज क्या होता है, 1/x पर यूनिट, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉल्ट करंट। अब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनका पर यूनिट कितना है, इंपेडेंस 0.015, है ना, तो यहाँ पे फॉल्ट करंट ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के केस में, ठीक है। जबकि अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है 0.15, यहाँ पे फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, हाँ, कम होगी यहाँ पे फॉल्ट करंट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, द वाइंडिंग शोन इन द कोर टाइप, एक मिनट, द वाइंडिंग शोन इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर फ्री टू एक्सपेंड, यहाँ पे देखो, है ना, ये क्या है, हमारी एलवी एलवी वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, ये हमारी एचवी वाइंडिंग है ना। एचवी वाइंडिंग में क्या होगा, यहाँ से करंट एंटर करेगा,
यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी करंट फ्लो करता है तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहां से बाहर निकलना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली जो एचवी वाइंडिंग है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। पर देखो क्या है कि जो एचवी वाइंडिंग है और यहाँ पे, सॉरी, ये जो एलवी वाइंडिंग है, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है। एचवी वाइंडिंग में देखो यहाँ पे भी करंट क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इस आउटर फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो वाइंडिंग आपकी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात सबको? ठीक है, बाकी लोग बताओ। क्लियर है बाकी लोग? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी एफिशिएंसी की। देखो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, अब मैंने लिख दिया आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। या हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस का लॉसेस, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय आउटपुट। समझ आ गई बात? तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड, अगर अगर सपोज परसेंट है, वो कितनी हो गई, तो अगर भी ठीक है, ठीक है। आउट लॉसेस 1 पर यूनिट, जोगिंदर। अभी बताओ, आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? वाइट स्क्रीन, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है?
हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, देखो एफिशिएंसी क्या है हमारी, दैट इज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट को हम इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेज। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट को लिख सकते हैं इनपुट माइनस का लॉसेज। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे एफिशिएंसी के। कौन कौन से? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेज, या फिर इनपुट माइनस का आउटपुट, सॉरी इनपुट माइनस का लॉसेज डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी है हमारी, है ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेज, मैंने आउटपुट को ले लिया क्या है हमारा 1 पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि रेटेड करंट 1 पर यूनिट, रेटेड वोल्टेज 1 पर यूनिट, अगर हमारा पावर फैक्टर भी क्या है, यूनिटी है, तो आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर लॉसेज हमारे 25% है तो एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी हमारी, 80% रह जाएगी। ठीक है, अगर लॉसेज हमारे 50% है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, लगभग 50%। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि जब हम नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं या फुल लोड टेस्ट करते हैं, तो उस केस में हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है? जब नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट करते हैं, ठीक है, उस केस में एफिशिएंसी हमारी कितनी होती है? कोई बताएगा? जीरो। ठीक है, तो फुल लोड टेस्ट में क्या करते हैं हम, है ना, जब हम फुल लोड टेस्ट कर रहे होते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी साइड है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं ना वायर से। ठीक है, और ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो एलवी वाइंडिंग है हमारी उसको हम ओपन रखते हैं। ठीक है, यानी कि उस केस में भी आउटपुट जीरो है, इस केस में भी यानी कि ओपन सर्किट के केस में भी आउटपुट हमारा जीरो होगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट के केस में भी हमारा आउटपुट जीरो होगा। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, दोनों ही केस में जीरो। ठीक है, देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, सॉरी ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, करंट जीरो होता है ना, तो आउटपुट जीरो हो गया, तो एफिशिएंसी जीरो हो गई। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, वोल्टेज हमारा जीरो होता है, तो आउटपुट जीरो हो गया हमारा, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, आउटपुट की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट के केस में क्या होता है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है ना, वो क्या होती है, जीरो। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा इनपुट है, ठीक है, वो सारा का सारा किस में जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है। ठीक है, तो लॉसेस कितने तरीके के होते हैं, है ना, जो मेनली लॉसेस जो होते हैं, मेन जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं हमारे कोर लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस के हमारे दो पार्ट हो गए, क्या, एक हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, देखो दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक एक हमारा क्या होता है, कोर लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो कोर लॉस में क्या हो गया हमारा, एक हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, एक एडी करंट लॉस हो गया। कॉपर लॉस हमारा, ये आपको पता है, हीट लॉस, है ना, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वलेंट लॉसेस। ठीक है, तो ये जो कोर लॉस था इसमें क्या हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस हो गए। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है हमारा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, हिस्टैरिसीस लॉस दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनटू बीएम टू द पावर एक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक्स कहलाता है हमारा स्टीमेंस कांस्टेंट, है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.5 टू 2.5, यानी कि पी एच की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी एम टू द पावर 1.5। ठीक है, सिमिलरली एडी करंट लॉस क्या हो गया हमारे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इनटू थिकनेस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारी लैमिनेशंस होती है उसकी थिकनेस, थिकनेस का स्क्वायर
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के लिए, कोई भी ट्रांसफार्मर है जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है ना, तो जनरली उसकी थिकनेस क्या होगी हमारी 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? जल्दी बताओ सारे लोग। बाकी लोगों को समझ आ गया? हाँ, तो ये फॉर्मूले याद रखना आप। ठीक है, कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनटू बीएम टू द पावर एक्स। यहाँ पे एक्स कहलाता है स्टीमेंस कांस्टेंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू होती है हमारी 1.5 टू 2.5। ठीक है, एंड एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू है ये डिपेंड करती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर। ठीक है, सिमिलरली जो एडी करंट लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू बीएम का स्क्वायर इनटू टी का स्क्वायर। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर के लिए जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.35 mm। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हमको हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, CRGO मटेरियल का यूज करते हैं ना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। उसमें हम क्या करते हैं 3%, है ना, मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 3% सिलिकॉन उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम मोर देन 3% से ज्यादा सिलिकॉन यूज करेंगे, ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये काफी वीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम कितनी यूज करते हैं, 3% ऑफ सिलिकॉन अपने CRGO मटेरियल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3% ऑफ सिलिकॉन ऑल्सो रिड्यूसेस रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं टिक करना है इसको, पर एक्चुअल में 3% सिलिकॉन जब आप मिलाते हो अपने मटेरियल के अंदर, CRGO मटेरियल में, तो उसकी थोड़ी सी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से आपका एडी करंट भी थोड़ा रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि हिस्टैरिसीस लॉस आप कैसे कम करते हो, है ना, तो आप सिंपल जवाब क्या दोगे, 3% ऑफ सिलिकॉन उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब एडी करंट लॉस कब कैसे कम करोगे, ये देखो, सपोज करो अगर कोई ये आयरन पार्ट है, ठीक है, एक सॉलिड आयरन पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी, ये इस तरीके से वाइंडिंग हो रखी है। ठीक है, अब जैसे जैसे करंट चेंज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ये भी कंडक्टर है ना हमारा जो मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक EMF डेवलप होगा, उसकी वजह से इस पूरे कोर में, ठीक है, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम एडी करंट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। अब अगर इस करंट को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, ये जो हमारी कोर है इसका एरिया रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी कोर को हम कैसे बनाते हैं, हम थिन लेमिनेशंस के फॉर्म में। ठीक है, हम इसको पूरे को लेमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है वो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया, एरिया रिड्यूस कर गया, तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। इसको आइसोलेट रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वार्निश इंसुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, वार्निश इंसुलेशन यूज करते हैं हम। ठीक है, समझ आ गई, ये बात समझ आ गई सबको? तो हिस्टैरिसीस लॉस कम कैसे करेंगे हम उसमें सिलिकॉन ऐड कर देंगे 3%। ठीक है, एडी करंट लॉस हम कम कैसे करेंगे, जो हमारा एडी करंट लॉस है उसको हम कैसे करेंगे, हम थिन लेमिनेशंस यूज करते हैं। ठीक है, द these thin laminations are insulated from each other by thin layer of varnish in order to reduce the eddy current losses। ठीक है, अब देखो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो हमारा आउटपुट है वो कितना है, VI
cos phi। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज वी आई cos phi डिवाइडेड बाय वी आई cos phi आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, है ना, यानी कि कॉपर लॉस प्लस का आयरन लॉसेस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, जहां पे आउटपुट क्या है हमारा, वी आई cos phi। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, अगर आपका लोड पावर फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है, बट लोड करंट कांस्टेंट है। ठीक है, लोड पावर फैक्टर वेरिएबल है बट लोड करंट क्या है आपका, कांस्टेंट है। उस केस में जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो बताओ कब मिलेगी। वैसे तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, जब cos phi हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द लोड पावर फैक्टर इज वेरिएबल बट लोड करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, देन मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर। तब यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी आपको, यूनिटी पावर फैक्टर पे। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर इफ द पावर फैक्टर इज कांस्टेंट, अगर हमारा cos phi कांस्टेंट है एंड द लोड करंट इज वेरिएबल। अब क्या कर रहा है, लोड करंट हमारा वेरिएबल है, देन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब हम क्या करेंगे, ये है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को, ये जो नीटा है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस करंट। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यहां से हमारी कंडीशन पता चल जाएगी कि किस केस में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ये बात आई इतनी समझ में। बताओ मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर आई का टर्म रखता हूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर आई का टर्म रखता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो काफी लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई का ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आई का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल फ्री हो जाएगा ना, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएबल फ्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां मैंने आई से डिवाइड कर दिया, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब ये पार्ट आपका मिनिमम होगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे आई का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ऊपर तो वेरिएबल खत्म हो गया ना, ऊपर तो सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी बची। ठीक है, तब उस केस में हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे फाइंड करनी है, अगर हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बात सबको समझ आई। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आई ये बात। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू आई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या बचा, आई का डिवाइड करने के बाद, दैट इज वी cos phi प्लस का आई आर इक्विवेलेंट प्लस का पी आई डिवाइडेड बाय आई। अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और कंडीशन अपनी कैलकुलेट करनी है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, माइनस का पी आई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर रखा। यहां से हमको क्या पता चला, आर इक्विवेलेंट आपका किसके बराबर होना चाहिए, पी आई डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, या फिर आई स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये क्या है, जो पी आई है वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था जो भी आयरन लॉस होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे कॉपर लॉस होते हैं वो हमारे वेरिएबल लॉस होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मशीन में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी मशीन हो, है ना, कोई सी भी मशीन हो, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन निकल के आती है, जो भी आपके कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है हमारी, ठीक है,
ये जो कंडीशन है हमारी पी आई मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, ठीक है। तो यहां से हम वो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, जहां पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो उसको मैं कह सकता हूँ आई एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आई डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट का अंडर रूट। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, तो यहां से ये जो करंट है वो क्या है, ये वो करंट है जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ v का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने v का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने v का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई जे का अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, आई जे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर, है ना, जहां पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, ये कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, ये फुल लोड एपरेंट पावर भी हो सकती है, हाफ लोड एपरेंट पावर भी हो सकती है। सिमिलरली पीआई क्या हो गया हमारा, आयरन लॉस। ठीक है, और आई जे स्क्वायर आर इक्वलेंट क्या हो गया हमारा, कॉपर लॉस एट जेथ लोड। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। तो इसको मैं लिख सकता हूं, है ना, कॉम्प्लेक्स पावर या एपरेंट पावर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स और apparent power at some jth load। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो गया, पी आई डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस एट jth लोड। ठीक है, तो एस जे अगर हमारा फुल लोड होगा, ठीक है, ये कोई भी लोड हो सकता है, हाफ लोड भी हो सकता है, फुल लोड भी हो सकता है, 75% ऑफ लोड हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा फुल लोड है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एट नीटा मैक्स दैट इज इक्वल टू एस एफ एल यानी कि फुल लोड डिवाइडेड बाय पी आई डिवाइडेड बाय पीसीयू हमारा फुल लोड पे, यानी कॉपर लॉस हमारा फुल लोड पे। सपोज करो एस जे क्या है हमारा 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एट नीटा मैक्स दैट इज इक्वल टू एस 10%। ठीक है, पी आई डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस हमारा 10% लोड पे। ठीक है, क्लियर हुई बात। सारे लोग बताओ मेरे को, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जोगिंदर, मनोज, विनोद। ये आपका फुल लोड एपरेंट पावर है। ठीक है, यह फुल लोड कॉम्प्लेक्स पावर है आपकी। ठीक है, एस एफ एल क्या है हमारा, फुल लोड कॉम्प्लेक्स और एपरेंट पावर। ठीक है, समझ आई बात। हाँ, ये कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 10% है ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। समझ में आई बात, जैसे कि दे रखा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हाफ लोड पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जैसे दे रखा है आपका ट्रांसफार्मर हाफ लोड पे काम कर रहा है, तो आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, वो पावर कैलकुलेट करनी है जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो वहां पे ये जो एस एफ एल है वो क्या हो जाएगा हमारा, एस हाफ, यानी कि हाफ लोड पे काम कर रहा है ना, तो ये पावर हाफ पावर हो जाएगी उसकी। ठीक है, सपोज करो ट्रांसफार्मर कहता है अपने 10%, है ना, कैपेसिटी पे काम कर रहा है। कौन सा पार्ट रिपीट करना है मनोज।
देखो हमने कुछ नहीं किया, है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया हो ना, पी आई डिवाइडेड पी आई इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट। ठीक है ना, यहाँ पे ये कंडीशन निकल के आई, ये क्या है हमारा, ये वो कंडीशन है ना, ये वो करंट है जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, ये लोड का वो करंट है जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। फिर मैंने क्या किया, है ना, यहाँ पे V का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने V का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो V इंटू आई क्या होता है आपका, S होता है ना। ठीक है, पावर, एपरेंट पावर। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आई स्क्वायर, ठीक है, और आई का, है ना, ये कोई भी करंट हो सकता है आपका। ठीक है, फुल लोड करंट हो सकता है ना, हाफ लोड पे करंट हो सकता है। ठीक है, 10% लोड पे करंट हो सकता है। समझ गए ना। तो अंडर रूट के अंदर ये क्या हो गया, आई जे स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्या, एस एट नीटम, यानी कि वो लोडिंग जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ये हो गई लोडिंग आपकी, कितने लोड पे आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है। सपोज करो फुल लोड पे काम कर रहा है, ठीक है, तो आई जे हमारा क्या होगा, आई एफ एल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एस एफ एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। अगर सपोज करो 10% पे काम कर रहा है ना, जैसे आपको 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर दे दिया, है ना, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा 50% लोडिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस है वो कितना हो जाएगा, 50 kVA। ठीक है, पीआई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना, जो कॉपर लॉस वो क्या हो जाएंगे, हाफ लोडिंग पे काम कर रहा है ना, कि हाफ स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हो गया ये सब। हाँ शिवम बताओ। जे मतलब लोडिंग है, ये लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर हाफ लोडिंग है तो जे की वैल्यू हाफ, है ना, ये जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, आप सिंपल ना ये याद करके चलो। देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल फॉर्मूला, एस एट नीटा मैक्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वो लोडिंग बताओ जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, तो ये आप बस इतना याद रखो, ये हो गया एस पी आई डिवाइडेड बाय पीसीयू। ठीक है, अगर वो कहता है कि इनिशियली ट्रांसफॉर्मर हमारा हाफ लोड पे काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, फुल लोड के आपको ये रेटिंग दे रखी है 100 kVA, इसके हाफ लोड पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे रखो बस 50। ठीक है, उसी हिसाब से अपना कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लो, है ना। कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, हाफ लोड का मतलब करंट कितना है, हाफ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा बस आपका पीसीयू। ठीक है, पीआई तो आपका कांस्टेंट रहता ही है, चाहे वो कितना भी लोड हो। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है शिवम, मैं इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, तब आपको जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और किसी को डाउट है इसमें। ठीक है, बेसिकली आप फिर यही फॉर्मूला याद करके चलो, है ना। नेक्स्ट, अब देखो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, कि जैसे सपोज करो एस की पावर, हाफ लोडिंग पे कॉपर लॉस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो पीसीयू क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट। ठीक है, आर हमारा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर। हमने वी का मल्टीप्लाई कर दिया रेटेड वोल्टेज का, तो पीसीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा, एस स्क्वायर। ठीक है, तो पीसीयू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एस स्क्वायर, है ना। अगर सपोज करो ट्रांसफॉर्मर हाफ लोड पे काम कर रहा है, तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू एस का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू एस। ठीक है, समझ आ गई बात। समझ आ गया सबको। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डिजाइन कंसिडरेशन की। ठीक है, डिजाइन कंसिडरेशन इन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिलेटेड टू एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, या तो वो फुल लोड पे काम करेंगे या उनको हम स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं या तो हम उनको फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं या हम उनको स्विच ऑफ रखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स हैं इनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो किस पे डिजाइन होगी, हमारी फुल लोड पे डिजाइन होगी ना। समझ आ रही है बात? ठीक है, पावर जो ट्रांसफार्मर्स हैं या तो वो फुल लोड पे काम करेंगे या उनको स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये चाहें कि हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करें, ठीक है, तो उनके लिए क्या कंडीशन निकल के आएगी, ये जो फुल लोड कॉपर लॉस है हमारा फुल लोड आयरन लॉस के बराबर होगा। ठीक है, और ऑब्वियस है कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स हैं है ना, वहां पे फुल लोड कॉपर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयरन लॉस भी हमारा ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? बताओ मेरे को। जो भी हमारे पावर ट्रांसफार्मर्स हैं या तो फुल लोड पे काम करेंगे या उनको स्विच ऑफ रख देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, जब आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये बात कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होंगे वहां पे कॉपर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आयरन लॉस हमारा कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए, तो उनका आयरन लॉस भी ज्यादा होगा ना। ये बात समझ आई सबको? थर्ड पॉइंट जो है, जल्दी बताओ मेरे को। हाँ, in power transformer therefore maximum efficiency is designed for full load operation, hence iron losses is designed to be equal to full load copper losses। ठीक है, एंड अब ये बात ऑब्वियस है ना, कि पीआई जो है हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, विच शुड बी इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, जबकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, वहां की लोडिंग कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर डिसाइड करते हैं। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं लगभग हमारा 70 टू 75% ऑफ फुल लोड कैपेसिटी पे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो एक 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, अगर वो हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहे हैं तो लगभग वो 70 से 75% लोडिंग पे ही काम करेगा। ठीक है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, है ना, जो उनका आयरन लॉस होगा, है ना, जो उनका आयरन लॉस होगा वो हमें कम रखना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर अपनी फुल लोड रेटेड कैपेसिटी पे तो काम कर नहीं रहा। ठीक है, ये कहाँ काम कर रहा है, 70 to 75% ऑफ इट्स फुल लोड रेटिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो इनका पाई है ना, ये जो पीआई है आयरन लॉस, है ना, वो हमको क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहे होंगे तब। ठीक है, क्लियर हुई ये बात सबको? जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, अब जो है, अब देखो जो हमारा आयरन लॉस में क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस आता है और एक एडी करंट लॉस आता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी एम टू द पावर एक्स। ये क्या होता है, एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो आयरन लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बी एम इक्वल टू 5/A। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीएम को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है हमारी 5/A। तो फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें एरिया जो है बढ़ाना पड़ेगा ना अपने ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनका एरिया हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आयरन टू कॉपर रेशियो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इंक्रीज कर जाएगा व्हेन कंपेयर टू द पावर ट्रांसफार्मर।
समझ आई बात? है ना, टू रिड्यूस पाई द फ्लक्स डेंसिटी हैज टू बी रिड्यूस एंड दिस रिक्वायर्स द आयरन क्रॉस सेक्शन टू बी इंक्रीज। है ना, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। है ना, इसका मतलब क्या है, आयरन टू कॉपर रेशियो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इज हायर देन दैट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर फॉर सेम कैपेसिटी एंड वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, क्लियर हुई ये बात सबको? यहां से क्या कंक्लूजन निकला, आयरन टू कॉपर रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ज्यादा होगा कंपेयर टू योर पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, द फिजिकल साइज, जो हमारा फिजिकल साइज होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमने जब कोर का एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारा ट्रांसफार्मर बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो उसका साइज क्या कर गया, बड़ा कर गया व्हेन कंपेयर टू ए पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो द एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, अब क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एट एनी लोड। तो किसी भी कंडीशन में, है ना, जो हमारी एफिशिएंसी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, वो पावर ट्रांसफार्मर से हमेशा ज्यादा होगी, पर जो कॉस्ट होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, वो ज्यादा होगी हमारे पावर ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज्यादा होगी, किसी भी लोड की अगर हम बात करते हैं तो, है ना, और जो कॉस्ट है वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज्यादा होगी। ठीक है, साइज भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। समझ आ गई बात? अब देखो, अगर हम साइज बड़ा करते हैं, ठीक है, सपोज करो हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शन हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देंगे, है ना, अगर हम यहाँ पे टर्न्स अपने बाउंड करते हैं तो यहाँ पे टर्न्स की लेंथ बढ़ जाएगी ना, हमें ज्यादा लेंथ का कंडक्टर चाहिए होगा। ठीक है, ज्यादा लेंथ का कंडक्टर चाहिए होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी योक है, ठीक है, तो इसको तो हम क्या करते हैं, वाइड कर देते हैं। ठीक है, पर हम अपने लिम्ब को क्या रखते हैं, नैरो ही रखते हैं। समझ आ गई बात सबको? ठीक है, so usually to avoid the increase in the copper losses due to increase in the cross section of the distribution transformer, only the yoke is widened, है ना, that is the cross section of the yoke is made larger, है ना, ये जो cross section है इसको हम large रखेंगे। ठीक है, जबकि ये जो हमारी लिम्ब है ना, इसका साइज हम रिड्यूस्ड ही रखेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? जल्दी बताओ। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल डे एफिशिएंसी, है ना, तो हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, है ना, क्योंकि उनकी लोडिंग हमारी चेंज होती रहती है ना, इसीलिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, एफिशिएंसी मेजर के लिए हमने क्या यूज करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए, है ना, हम क्या यूज करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी। तो ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर इन किलोवाट आवर। ठीक है, इन 24 आवर्स, इनपुट पावर इन किलोवाट आवर। ठीक है, वहां पे इससे पहले वाले केस में किलोवाट में थी, पर यहाँ पे क्या लेंगे, किलोवाट आवर में लेंगे। ठीक है, इन 24 आवर्स। ठीक है, तो बस इसको हमने ओपन कर दिया, ये हो गया आउटपुट इन किलोवाट आवर इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय आउटपुट, है ना, आउटपुट इन किलोवाट आवर इन 24 आवर्स, पीसीयू इन 24 आवर्स। ठीक है, ये पीसीयू डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर घंटे में ट्रांसफार्मर की लोडिंग हमारी चेंज होती है। ठीक है, तो ये पीसीयू की भी वैल्यू क्या होगी, हर घंटे में चेंज होगी, है ना। ठीक है, सिमिलरली पी आई इन 24 आवर्स। समझ आ गई बात? ठीक
ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम एनर्जी एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब पीसीयू जैसे 6 घंटे के लिए ट्रांसफॉर्मर क्या है, 300 केवीए यूज कर रहा है ना, उस पे लोड 240 किलोवाट का है ना। सपोज करो 2-3 घंटे के लिए उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये जो पीसीयू है हमारा, है ना, हर टाइम पीरियड के लिए हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो ऑल डे एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बात आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे अपने ऑटो ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे देखो ये क्या, आउटपुट इन किलोवाट आवर। ठीक है ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर। इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, क्या डाउट है तुम्हारा। अब देखो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, सपोज करो कोई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जिसकी रेटिंग दे रखी है हमारी 1.2 केवीए। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रेशियो दे रखा है 120 वोल्ट और 100 वोल्ट। ठीक है, कोई भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, उसके रेटेड केवीए दे रखी है 1.2 केवीए, है ना। ये उसका वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो एस जो है हमारा वो कितना है, 1200 वोल्ट एम्पियर। और एस हमारा किसके बराबर होता है, V इंटू आई। ये कितना है, 200 वोल्ट एम्पियर। अब प्राइमरी साइड का करंट क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी साइड का वोल्टेज रख दो, तो ये हो गया 1200 वोल्ट एम्पियर। यानी कि प्राइमरी साइड का करंट क्या होगा, 10 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी साइड का अगर आपको करंट निकालना है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज रख दो, ये हो गया 1200 वोल्ट एम्पियर। और ये आई हो गया हमारा क्या, 12 एम्पियर। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स है। ठीक है, ये हमारे डॉट हो गए। ठीक है, ये हमारी होगी HV साइड, ये होगी हमारी LV साइड। सपोज करो यहाँ पे क्या NH नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे क्या है NL नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। सेकेंडरी साइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा, 12 एम्पियर डॉट से बाहर निकलते हुए। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आई। जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, है ना। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या इक्यू पोटेंशियल पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 100 वोल्ट है ना, सपोज करो। और यहाँ पे क्या है, 100 वोल्ट है। समझ आ रही है बात। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, 100 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है, 100 वोल्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे इक्यू पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, और इक्यू पोटेंशियल पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट है,
इन दोनों को हम आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, और इतनी वाइंडिंग, ये जो है इतनी वाइंडिंग, ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। समझ आ रही है बात? ठीक है, इतनी वाइंडिंग को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब देखो ये आपका क्या बन गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बन गया ना इस तरीके से, है ना। आउटपुट अभी भी क्या है हमारा, 100 वोल्ट है। ठीक है, ये 120 वोल्ट हो गया। करंट यहां से क्या जा रहा है, 10 एम्पियर। यहाँ से करंट क्या जा रहा है, 12 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ ऊपर की तरफ कितना करंट जाएगा हमारा, 2 एम्पियर। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, ये बताओ मेरे को। हमने क्या किया है, इक्यू पोटेंशियल पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया, और ये जो वाइंडिंग है इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बन गया या नहीं बन गया? ठीक है, अब हमको क्या करना है, सपोज करो कम वोल्टेज चाहिए, है ना, तो ये क्या, एक स्लाइडिंग वायर है। सपोज करो एक स्लाइडिंग वायर है ना, इसको नीचे की तरफ लाओगे तो वोल्टेज कम होता जाएगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यही होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे इस तरीके से क्यों समझाया मैंने, कि देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, कॉपर वाइंडिंग है ना, यहाँ पे भी क्या है, कॉपर वाइंडिंग है। ये देखो पूरी की पूरी वाइंडिंग हमने रिमूव कर दी, तो ये क्या है, कॉपर सेविंग है या नहीं है, ट्रांसफॉर्मर के केस में। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रही है हमारी, इस तरीके से कॉपर सेविंग होती है। ठीक है, सबको समझ आया? बाकी लोग? हाँ, तो अब इसको हम एक, ठीक है, अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो गई। ये क्या है हमारी, ए और सी। ठीक है, ए और सी हो गई हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। एनएच क्या हो गया हमारे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जो बीसी है ना, ये ए बी सी है, यहाँ पे ये जो बी और सी है, ये कहलाएगी हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग। और एनएल हो गया हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये जो ए और बी है इसको कहते हैं हम सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है सीरीज वाइंडिंग है वो क्या है, एनएच माइनस का एनएल। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो डॉट यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे देखो डॉट यहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट है। मैंने बताया था एसी सर्किट के अंदर, ठीक है, एक साइड से अगर करंट एंटर कर रहा है तो दूसरी साइड से करंट बाहर निकलेगा, है ना। ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से करंट हमारा बाहर निकल रहा है ना, I2 या IL। ठीक है, ये हमारा लोड वोल्टेज हो गया V2 या VL। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज IL। यहाँ पे जो करंट कितना आएगा, IL माइनस का IH। ठीक है, समझ के बात या नहीं समझ आई? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहाँ से एक हो गया, टू वाइंडिंग में हमारी टू वाइंडिंग है, देखो इस तरीके से, है ना, ये टू वाइंडिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल ही वाइंडिंग है ना निशांत। मैंने बस आपको इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था, देखो किस तरीके से कॉपर सेविंग होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखो कोई और बता सकता है ना, और इसमें कॉपर सेविंग कैसे होगी? ठीक है, एक कॉपर सेविंग तो आपको समझ आ गई, है ना, कि देखो हम क्या करते हैं सर, ये वाली वाइंडिंग हम रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनता नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। ठीक है, पहले इक्यू पोटेंशियल पॉइंट ढूंढेंगे, फिर वो यहाँ के तार काट देंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से। नेक्स्ट बताओ, और कॉपर सेविंग कैसे हो सकती है, समझ आ रहा है निशांत?
बाकी लोग को बताएगा और कॉपर सेविंग कैसे हो सकती है। देखो, ये देखो ए और बी क्या है, आपकी सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ए और बी वाइंडिंग है ना, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका? आई एच। ठीक है, ये क्या है? हाई वोल्टेज साइड का करंट है, ऑब्वियस से ज्यादा होगा है ना, तो यहाँ पे मोटा कंडक्टर यूज करेंगे ना। ये जो वाइंडिंग है हमारी बीसी, है ना, बीसी को क्या कहेंगे हम? कॉमन वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? दैट इज आई एल माइनस का आई एच। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर कंडक्टर होगा उसका साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा ना, है ना। सो दैट इज द फर्दर कॉपर सेविंग। ठीक है, ये और ज्यादा कॉपर सेविंग है। ठीक है, पहली कॉपर सेविंग क्या है? देखो यहाँ से एक तो वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग हटा दी हमने। ठीक है, पहला कॉपर सेविंग यहाँ पे हुई, दूसरी कॉपर सेविंग क्या हुई? यहाँ पे, ये जो कॉमन वाइंडिंग है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो करंट कैरिंग जो हमारी रेटिंग है ना, या जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है? कम है ना, तो स्मॉलर साइज का हम कंडक्टर यूज करेंगे। इसकी करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो क्या है? ज्यादा है ना, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मोटा कंडक्टर यूज करेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। जोगिंदर, जोगिंदर फिर से लेट हो गया क्या? अच्छा देखो, एक ये एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं आपको कॉपर सेविंग का तरीका दिखा रहा था। देखो, ये जो पूरी की पूरी वाइंडिंग है, ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है ना, ये किस करंट के लिए डिजाइन होगी? हमारी 10 एम्पियर के लिए डिजाइन होगी। ठीक है, ये जो हमारी एलवी वाइंडिंग है, ठीक है, ये किसके लिए डिजाइन होगी? हमारी 12 एम्पियर के लिए डिजाइन होगी। ठीक है, तो जब हमने इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, है ना, और इस वाली वाइंडिंग को हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसको हम कैसे यूज करने लगे? एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक तो कॉपर सेविंग हुई हमारी यहाँ से। ठीक है, सेकेंडरी साइड का पूरा कॉपर बच गया। ठीक है, समझ आ गई बात? है ना। अब देखो, जब हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, है ना, तो इतने पार्ट में सिर्फ, है ना, इतने पार्ट में ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है आपको, ये, है ना, सिर्फ इतने पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, जबकि इतने पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इतनी वाइंडिंग है ना, ये 10 एम्पियर के लिए डिजाइन होगी, और ये जो है वाइंडिंग वो सिर्फ 2 एम्पियर के लिए डिजाइन होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा व्हेन कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एक फर्दर कॉपर सेविंग है। ठीक है, यहां से भी हमारा कॉपर सेव होता है। ठीक है, अब समझ आ गया जोगिंदर? ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, इस पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर में, है ना, जो फ्लक्स है ना, वो तो सेम ही है ना, तो फ्लक्स हमारा कॉमन ही है, तो वोल्टेज पैटर्न भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में होता है, तो VH डिवाइडेड बाय NH दैट इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय NL होगा, है ना, वोल्टेज पैटर्न हमारा सेम है। यहाँ से हमको क्या पता चल गया? VH डिवाइडेड बाय VL दैट इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय NL, है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? A ऑटो।
ठीक है, ऑटो क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? हमारा आई एल डिवाइडेड बाय आई एच के लिए, है ना। जैसे हमारा टर्न्स रेशियो या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो हमने डिस्कस किया था टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए, है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो एमएमएफ बैलेंस करते हैं हम, है ना। तो एक वाइंडिंग हो गई हमारे पास, ये इसको नाम दे देते हैं, पहले क्या नाम दिया था हमने? ए बी सी। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो अब एमएमएफ बैलेंस करते हैं इस वाइंडिंग का और इस वाइंडिंग का। ठीक है, तो अब हम एमएमएफ बैलेंस करते हैं ए बी और बी सी का। तो देखो एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ठीक है, तो ये जो पूरे हैं, है ना, यहाँ पे जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स एनएच है। ठीक है, ये जहाँ पे लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एनएल है, जो बीसी पार्ट है। ठीक है, तो ए बी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो क्या हो गए? एनएच माइनस का एनएल। ठीक है, तो ए बी का जो हमारा एमएमएफ है वो कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। नेक्स्ट, यहाँ का देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, सेकेंडरी साइड का, है ना, जो बीसी वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एनएल। तो एनएल, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से? आई एल माइनस का आई एच। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई एल माइनस का आई एच। बस इसको ओपन कर दिया, ये हो गया एन एच आई एच, है ना, आई एच का मल्टीप्लाई कर दिया, एन एच आई एच माइनस का एनएल इंटू आई एच। यहाँ पे क्या हो गया? एनएल इंटू आई एल माइनस का एनएल इंटू आई एच। ठीक है, तो एनएल आई एच आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारे पास? एन एच आई एच दैट इज इक्वल टू एनएल इंटू आई एल, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? एन एच डिवाइडेड बाय एनएल किसके बराबर है? आई एल डिवाइडेड बाय आई एच के बराबर है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, एन एच डिवाइडेड बाय एनएल किसके बराबर है? हमारा आई एल डिवाइडेड बाय आई एच के बराबर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? हमारा वी एच डिवाइडेड बाय वी एल के बराबर है, वी एच डिवाइडेड बाय वी एल के बराबर हो गया। ठीक है, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वी एल इंटू आई एल दैट इज वी एच इंटू आई एच, है ना। तो जो प्राइमरी साइड की अपरेंट पावर है वो किसके बराबर होगी? सेकेंडरी साइड की अपरेंट पावर के। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कर देंगे, है ना, तो हम इसको बोल देंगे प्राइमरी साइड की कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल टू सेकेंडरी साइड की कॉम्प्लेक्स पावर, है ना। या जितनी पावर हमने इनपुट पे दी उतनी पावर हमको आउटपुट पे मिल गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? बाकी लोग समझ आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर फॉर सेम ड्यूटी। ठीक है, अब देखो हम अब कॉपर का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सेम ड्यूटी के लिए यानी कि सेम आउटपुट के लिए प्राइमरी जो सॉरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसमें कितना कॉपर यूज होगा? ठीक है, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उतना कॉपर, मतलब सेम रेटिंग के लिए उसमें कितना कॉपर यूज करेगा। ठीक है, सेम रेटिंग के लिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लगेगा और ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लगेगा, ये हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप मैंने एस्टेब्लिश किया यहाँ पे। ठीक है, कि कॉपर वेट जो है आपका किसके बराबर होता है? कॉपर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब कॉपर की डेंसिटी तो हमारी चेंज हो नहीं रही, है ना, तो कॉपर का वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? कॉपर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया हमारे कंडक्टर की लेंथ। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो कॉपर का वेट, या ऐसे समझो, है ना, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा
उतनी करंट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जितना कम एरिया होगा उतनी करंट कैपेसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई। और जितनी लेंथ होगी हमारी कॉपर की, जो वायर की जितनी लेंथ होगी उतने ही ज्यादा हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एन। तो यहां से पता चला कि कॉपर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हमारा एमएमएफ। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, आप बस इतना पार्ट याद रखो, कॉपर वेट किसके बराबर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एमएमएफ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब देखो, जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, है ना, ये हो गया हमारा कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग। तो प्राइमरी साइड का एमएमएफ, है ना, कॉपर को हमें ऐड करना है ना, टोटल कितना कॉपर यूज हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, जो हमारा प्राइमरी साइड का एमएमएफ है और सेकेंडरी साइड का एमएमएफ है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, वी एच आई एल, वी एच आई एच, वी एच आई एच, यहाँ पे इसको मान लो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन एच है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन एल है। ठीक है, तो एन एच आई एच प्लस एन एल आई एल, है ना, ये हो गया आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का टोटल कॉपर। क्यों, क्योंकि कॉपर का जो वेट है वो किसके बराबर है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, एमएमएफ के बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यहाँ पे जो टोटल कॉपर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एच आई एच प्लस एन एल इंटू आई एल। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया एन एच आई एच प्लस एन एल इंटू आई एल। जो हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था, सॉरी जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर था, तो इतना कॉपर किसके बराबर हो गया, है ना, ये जो है इतना कॉपर किसके बराबर हो गया, दैट इज एन एच माइनस एन एल। कितना करंट है यहां से, आई एच करंट है, इतना कॉपर किसके बराबर हो गया हमारा, एन एल इंटू आई एल माइनस का आई एच। इन दोनों को हमने सम कर दिया तो हमारा नेट कॉपर निकल गया। ठीक है ना, इसको हमने सम कर दिया यहाँ पे, तो हमारा नेट कॉपर निकल गया एन एच माइनस एन एल इंटू आई एच, एन एल इंटू आई एल माइनस का आई एच। यहां तक सबको समझ आ रहा है, बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, अब बस हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, दैट इज एन एच आई एच माइनस का एन एल आई एच। ठीक है, ये एन एल आई एल माइनस का एन एल इंटू आई एच। ठीक है, अब ये और ये ऐड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और एन एल आई एल हमारा एन एच आई एच के बराबर है, एक मिनट एक मिनट, एन एच आई एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एन एच आई एच माइनस का ट्वाइस ऑफ एन एल इंटू आई एल। सिमिलरली एन एच आई एच एन एल आई एल के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन एच इंटू आई एच। ठीक है, तो आई एच से आई एच कैंसिल हो गया, आई एच आई एच आई एच कैंसिल हो गया, टू से ये टू कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, कॉपर ऑटो कॉपर ऑफ टू बाइंडिंग एन एच माइनस का एन एल डिवाइडेड बाय एन एच। इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस का एन एल डिवाइडेड बाय एन एच। तो यहां से जो कॉपर ऑफ ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर ऑफ टू बाइंडिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए ऑटो के। ठीक है, समझ आ गया सबको। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप, कहाँ पे दिक्कत है बताओ मेरे को निशांत। फॉर्मूला लास्ट कैसे आया, देखो एन एच आई एच आपका किसके बराबर है, एन एल आई एल के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन एच इंटू आई एच, ट्वाइस ऑफ एन एल इंटू आई एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, एन एच आई एच आपका एन एल आई एल के बराबर है, तो ट्वाइस इंटू एन एच इंटू आई एच। ठीक है, अब आई एच से आई एच कैंसिल कर दिया,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, NH माइनस का NL डिवाइडेड बाय NH। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का NL डिवाइडेड बाय NH। ठीक है, और NH डिवाइडेड बाय NL क्या होता है हमारा, A ऑटो। तो NL डिवाइडेड बाय NH क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय A ऑटो। तो कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय, सॉरी, कॉपर ऑफ ऑटो डिवाइडेड बाय कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग किसके बराबर हो गया, ये बताया तो मैंने। ये देखो NH डिवाइडेड बाय NL किसके बराबर होता है, A ऑटो के बराबर होता है ना। तो इसका उल्टा अगर हमने कर दिया, NL डिवाइडेड बाय NH, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय A ऑटो के बराबर हो जाएगा ना जोगिंदर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 और इसको मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय A ऑटो। ठीक है, समझ आ गई बात। तो सपोज करो अगर A ऑटो हमारा 10 है, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज 230 है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है, 23। ठीक है, तो कॉपर कितनी सेव होगी, 10%। समझ आ रही है बात। इट विल रिक्वायर 90% कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अगर ए ऑटो हमारा 10 है तो। अगर ए ऑटो हमारा 5 है, ठीक है, सपोज करो 50 वोल्ट है, आउटपुट पे कितना है, 10 वोल्ट है, तो ए ऑटो की वैल्यू क्या होगी, 5। इन दैट केस वी रिक्वायर 80% ऑफ द कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अगर ए ऑटो की वैल्यू 2 है तो वी रिक्वायर ओनली 50% कॉपर ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर ए ऑटो की वैल्यू क्या है, 1.1 है, देन वी रिक्वायर 1 डिवाइडेड बाय 11% ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अगर ए ऑटो हमारा 1 है तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई कॉपर ही नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे, ठीक है, ये हमारा 230 वोल्ट है, आउटपुट पे भी अगर हमें 230 वोल्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक वायर लगा देंगे ना इस तरीके से, तो आउटपुट पे भी क्या मिलेगा आपको, 230 वोल्ट। इस पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, तो जब ए ऑटो हमारा 1 है, ए ऑटो एरिया नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में ए लेता था ना मैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ए ऑटो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वहां पे क्या होगी आपकी, कोई कॉपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफर योर पावर और वोल्टेज। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि वोल्टेज, ये जो टर्न्स रेशियो है या वोल्टेज या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिले। बताओ मेरे को। नहीं, वन वन तो 1 है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, आप सिंपल वायर यूज करो। ठीक है, आप क्या बोलोगे, 1 के नियर। ठीक है, 1 के नियर अगर हमारा जो है टर्न्स रेशियो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, या जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, तब हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम कॉपर सेविंग मिलेगी या मैक्सिमम कॉपर एडवांटेज होगा। ठीक है, समझ गए। जल्दी बताओ, समझ आ गया। ठीक है, तो बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लोज टू 1, ए ऑटो शुड बी क्लोज टू 1। ठीक है।